हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे सब्जेक्ट पर, ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत ही अनोखा है, पर छत्तीसगढ़ की समृद्धि को दर्शाने के लिए सब कुछ यहीं पर है आज के इस हमर धरोहर कार्यक्रम में। चाहे हम प्रेम के 2.5 अक्षर की बात करें जो लगभग 2200 साल पहले पूरे देश में अगर शिलालेख में कहीं पे था तो वो आज के सरगुजा में मिलेगा, रामगढ़ के पहाड़ी में। वही समरसता की बात करें, सामाजिक ताना बाना की बात करें तो खल्लारी में विष्णु मंदिर की अगर शिलालेख की बात करें तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि मंदिर कौन बनाता है और समाज के बाकी वर्गों के लोग कैसे उसके साथ जुड़ते हैं। आज की हमर धरोहर में छत्तीसगढ़ में लिपि की विकास, शिलालेख, ताम्रलिपि और साथ में वुडन स्क्रिप्ट, वुडन पोस्ट की लकड़ियों में कैसे लिखा गया था आज से 2000 साल पहले, उसी की चर्चा करेंगे। सभ्यता के क्रम में विचारशील मानव ने अपने भावों को भाषा में और फिर भाषा को लिपि में ढालकर दूरी और काल की सीमाओं को लांघने का साधन विकसित किया है। हड़प्पा सभ्यता की ठीक ठीक पढ़ी ना जा सकी लिपि और मौर्य काल के प्रमाणों के बीच लगभग 2500 साल पुराने बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 तथा जैन सूत्रों में 18 लिपियों की सूची मिलती है। इन्हीं सूचियों की ब्राह्मी लिपि से विकसित हमारी आज की देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी गई है। यही नहीं, भले ही कागज का आविष्कार लगभग 2000 साल पहले चीन में हुआ माना जाता है, लेकिन 2400 साल पहले नियार्कस ने लिखा है कि हिंदू लोग कुंदी किए हुए कपास पट पर पत्र लिखते हैं। ये एक बड़ी रोचक यात्रा है लिपियों के विकास की, क्योंकि मोटे तौर पे कहें तो ब्राह्मी लिपि जो लगभग सभी लिपियों की, जो आज हमारे देश में विभिन्न लिपियां हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि या बंगला, गुजराती, गुरमुखी, बाकी जितनी लिपियां हैं सभी लिपियों का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और ब्राह्मी लिपि के जो शुरुआती उदाहरण मिलते हैं वो लगभग 2500 साल पुराने उदाहरण मिलते हैं और इनका प्रचलन मौर्य काल में आज से 2200-2300 साल पहले ये काफ़ी प्रचलित रहा। और उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम ब्राह्मी लिपि को देखें आज की देवनागरी से जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे मिलान करके कोशिश करें तो एक स्ट्रेंज डिफरेंस दिखता है। वो डिफरेंस समय के कारण है। अगर हम उसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चरण में उसका विकास देखते चलें तो वो इतना आसान होता है और आसानी से समझा जा सकता है। लिखना, लिपि, ग्रंथ जैसे शब्दों के मूल में लेखन की क्रिया प्रक्रिया ही है। लिख धातु का अर्थ कुरेदना है। लिपि स्याही के लेप के कारण प्रचलित हुआ। पत्र या पत्ता भूर्ज पत्र और ताल पत्र के इस्तेमाल से आया। पत्रों के बीच छेद में धागा पिरोना सूत्र मिलाना है और सूत्र ग्रंथित होने के कारण पुस्तक ग्रंथ है। जबकि पुस्त शब्द का अर्थ पलस्तर या लेप करना अथवा रेखा चित्र बनाना है। यानी ग्रंथ बनने की प्रक्रिया में पहले पत्रों पर लोहे की कलम अथवा सीक से अक्षर कुरेदे जाते थे। स्याही का लेप कर अक्षरों को उभारा जाता था, छेद बनाकर उसमें धागा पिरोया जाता था, तब वो ग्रंथ बनता था।
अक्षरों के अगर विकास की बात करें, कहा जाता है छत्तीसगढ़ की इतिहास लगभग 2000 साल से भी पुराना है। 2000 साल पहले भी यहाँ पर शिलालेख मिलती है, यानी कि लोगों को लिखना आता था, पढ़ना आता था। ये और बात है, आज जिसको साक्षरता बोलते हैं उसके दर की बात करें थोड़ा कमी दिखती है, पर 2000 साल पहले की लिपियां कैसी होती थी? आप उसको कैसे, विकास को, छत्तीसगढ़ में जो अक्षरों की विकास हुआ, लिपि की विकास हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो ये प्रश्न किया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव के विकास की कहानी भी कहता है। और जब हम लोग अक्षरों की बात करते हैं तो अक्षर सिर्फ एक अक्षर नहीं होता, उस अक्षर के विकास में सैकड़ों साल की एक प्रक्रिया होती है कि एक अक्षर का विकास कैसे होता है। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने बोलना सीखा और बोलने के बाद उसको लिखना सीखा, और बोलने की प्रक्रिया और लिखने की प्रक्रिया के बीच में हजारों साल का अंतर है, क्योंकि उन अक्षरों के ध्वन्यात्मक मूल्य को पहचानना, उसकी फोनेटिक वैल्यू को पहचानना और उसके बाद उसे लिखना। तो जब हम लोग पाटी पे छुई से या खड़िया से या पेन से लिखते हैं बच्चे आज भी, तो जब उस अक्षर को का लिखते हैं तो पहली बार आप कल्पना कीजिए कि किसी ने का कैसे लिखा होगा। तो उसके जो विकास क्रम का इतिहास है, जो विकास क्रम का इतिहास पूरी दुनिया में है, वही विकास क्रम का इतिहास भारत में है। और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक होने का दावा भारत की जो प्राचीन सभ्यता वो करती है। और न केवल ये दावा है, बल्कि हमारे अतीत के जो गौरवशाली प्रमाण हमें मिले हैं उससे यह प्रमाणित भी होता है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हम उसी बात को रखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो लेखन का इतिहास है, लेखन कला का इतिहास है, वो भी देश के लेखन कला के इतिहास के साथ कदम ताल करता नजर आता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास सबसे पहले प्राचीनतम अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मी के दिखाई देते हैं। हम बहुत संक्षेप में अगर देखने की कोशिश करें कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि किस तरह से विकसित होती है, तो हम समझने की कोशिश करें तो एक जो पहला व्यंजन लेते हैं क, जो ब्राह्मी लिपि का क है, ये करीब करीब 2500 साल पुराना का है। वो सिंपलेस्ट, सिर्फ जो प्लस धन का चिन्ह है इस तरह का हुआ करता था। ये लगभग 2500 साल पुराना क है। ये 2500 साल पुराना क जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो ये क है, इसको हम मौर्यकालीन क कह सकते हैं, 2500 साल पुराना। जब हम लगभग 2000 साल पहले की बात करें, कुषाणों का वक्त आता है, ईस्वी की पहली शताब्दी आती है, तो ईस्वी की पहली शताब्दी में इस क में एक शिरोरेखा विकसित होती है। जो वर्टिकल लाइन है वो इलोंगेटेड होती है, वो थोड़ी सी अधिक लंबवत होती है, और जो सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा होती है, उस क्षैतिज रेखा में थोड़ा सा कर्व आ जाता है। तो अगर ये इस तरह का हमको लिपि में दिखता है तो हम ये अंदाज लगाते हैं कि ये पहली शताब्दी का कुषाणों का ये क है। और ये जो शिरोरेखाएं हैं, ये दरअसल शिरोरेखाएं या शेरिफ मार्क्स, जो हम अंतर एरियल और टाइम्स न्यू रोमन में ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। हमर धरोहर में लिपि की खोज जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में लिपि की विकास की बात। अगर हम क की बात करें जी, तो पहले तो मात्र खाली एक रोमन टाइप का उसमें दिखता है। जी जी, देखिए, जब हम लोग लिपि विज्ञान की बात करते हैं, पैलियोग्राफी की बात करते हैं, तो इसके विकास के अनेक चरण दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस चार्ट में देख ले रहे हैं कि हमें विकास की अवस्था दिखाई दे रही, वास्तव में ऐसा नहीं है। इनके विकास में एक लंबी प्रक्रिया लगी है। जैसे आपने शुरू में देखा, ये धन के आकार का दिखा रहा, फिर जब कुषाण पीरियड आता तो उसमें नीचे देखेंगे हल्का सा कर्व आ जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे, पहले शुरू में का के ऊपर कोई लाइन नहीं होती थी, सिंपल का लिखा जाता धन के आकार का। फिर उसमें धीरे धीरे लाइन विकसित हुई, फिर धीरे धीरे उसमें देखेंगे कि उसमें उसकी जो पूंछ होती थी, पूंछ विकसित हुई, धीरे धीरे उसका एक गोल शेप बनने लगा, और गोल शेप बनने के बाद फिर ये का अपने इस स्वरूप को प्राप्त करता हुआ यहाँ पे पहुंचा जो आज का है।
तो जो टाइम्स न्यू रोमन है वो विद शरीफ मार्क्स है, शिरोरेखाओं युक्त वो अल्फ़ाबेट हैं, और जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं वो बिना शिरोरेखाओं के हैं जो मूल में हैं। इस तरह से शिरोरेखाएं आती हैं, ये सजावट है, हम ऐसा कह सकते हैं। ऊपर शिरोरेखा आ रही है, ये ब्यूटीफाई करने की कोशिश है, कर्व लाने की कोशिश है, उसमें थोड़ा पेंच आ रहा है, थोड़ा खम आ रहा है। तो आगे फिर बढ़ते हैं तो गुप्तों के काल में ये कुषाणों का क है, कुषाणकालीन का। इसके बाद गुप्तकालीन क में अगर हम आते हैं तो लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में क का जो रूप हमको देखने को मिलता है वो अधिक ऑर्नेट होने लगता है, ये ज़्यादा स्पष्ट और बोल्ड होने लगती है, ये लाइन अधिक घूमी हुई मिलती है, और ये है वो करीब करीब ज़्यादा झुका हुआ ये दिखाई पड़ने लगता है हमको। और मुझे लगता है कि अब बहुत समझने में देर नहीं होगी कि हमारा क आने वाला है, हमारे क आने में बहुत देर नहीं है। और जैसे ही 8वीं-9वीं शताब्दी होता है, ये जो दोनों झुकी हुई रेखाएं हैं ये आपस में जो एक दूसरे की ओर बढ़ती हुई दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं से राइटिंग में, फास्ट राइटिंग में मिलने लगती हैं। हम अगर देखें आज भी हम जल्दी में क लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से ये होने लगती है, और इस शिरोरेखा के विकास के साथ ये जो लंबवत रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसमें ये लाइन बढ़ती है। और अगेन जैसा मैंने कहा कि जिस वस्तु पर लिखा जा रहा है और जिस चीज़ से लिखा जा रहा है उसका फर्क होता है, तो ये अंततः फिर ये हमारा वर्तमान क बन जाता है। और इस वर्तमान क में भी अगर आप देखें तो जो ऑर्नेट क होता है, जो सजावटी क होता है, उस सजावटी क में एक सामान्य क है जिस क में किसी तरह का एंगल नहीं है, लेकिन जो सजावटी क होता है उस सजावटी क की लाइन इस तरह से कटी होती है, ये इस तरह से बनाया गया होता है। और ये है जो भरुहे का कलम इस्तेमाल होती थी, जो तिरछी कटी हुई कलम होती थी नरकुल की, और वो नरकुल की कलम की स्टाइल भी आती है वो जो लोहे के स्कल्प थे उनसे, उसी स्टाइल को कॉपी करके ये नरकुल की कलम काटी जाती थी। तो नरकुल की कलम जो तिरछी कटी होती थी, उस तिरछी कटी हुई का स्ट्रोक इस तरह से आता था। और ठीक इसको अगर हम देखें, अगर आप ध्यान करने की कोशिश करें कि यही राइटिंग अगर ब्रश से लिखी जा रही है तो ब्रश से लिखे जाने में ये इस तरह से होती थी। ये ब्रश की जो फ्लो होता था तो उस फ्लो को मेंटेन किया जाता था। वो शार्पनेस, रेखाओं में गोलाई तो होती थी लेकिन एक शार्पनेस होती थी, एक बैलेंस होता था। जबकि अगर ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लो आता था वो फ्लो डिफरेंट होता था। तो एक अक्षर क से हम समझ सकते हैं इसी तरह से सभी अक्षरों का विकास हुआ। और यही बाकी लिपियां भी, जो देश की अन्य लिपियां हैं अन्य, उनमें भी इसी तरह से परिवर्तन होते गए। जातीय संघर्ष की ऊंच नीच की बात करते हैं, वैसे समय में 15वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में खल्लादी में देवपाल नामक एक मुची के द्वारा भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण किया गया था। खल्लादी से प्राप्त ये शिलालेख हमें यह बताता है कि राजा हरिब्रह्मदेव के समय देवपाल नाम का मोची देवपाल ये लिखा हुआ है, उसकी कीर्ति के लिए यह मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस प्रशस्ति की रचना दामोदर मिश्र नाम के ब्राह्मण ने की थी। छत्तीसगढ़ में सभ्यता ने लिखावट के पहल जो प्रमाण उकेरे, उनमें उड़ीसा की सीमा पर स्थित विक्रम खोल का चट्टान लेख है, जो हड़प्पा और ब्राह्मी लिपि के संधिकाल का माना गया है। आगे बढ़ते ही साक्षर छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ होती है। सरगुजा के रामगढ़ में, जहां पत्थर पर उकेरा दुनिया का सबसे पुराना प्रेम पाठ सुरक्षित है, सुतनुका देवदासी और देवदीन रूप तक्ष का उत्कीर्ण लेख
किरारी से मिले लकड़ी पर खुदे दुनिया के सबसे पुराने कुछ अक्षर आज भी महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में सुरक्षित हैं, जिसमें तत्कालीन राज व्यवस्था के अधिकारियों के पदनाम हैं। छत्तीसगढ़ में ईसा पूर्व सातवाहन कालीन लिपि से जो कहते हैं किरारी से जो मिला हुआ है, जिसका कुछ अवशेष यहाँ पे वुडन इंस्क्रिप्शन के रूप में रखा हुआ है। इस म्यूजियम में थोड़ा सा भाग रखा है, वो है सबसे पुराना है, जिसका काल प्रथम शताब्दी या द्वितीय शताब्दी ईस्वी के नाम है। ये लकड़ी के जो है इसको हम क्या समझें, एक इसको क्या स्वरूप समझते हैं? देखिए, ये जो काष्ठ स्तंभ अभिलेख, इसको कहें कि हम लोग अपनी जो इतिहास की भाषा उसमें हम काष्ठ स्तंभ अभिलेख के नाम से इसको जानते हैं। जी जी। और इस अभिलेख के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो अभिलेखों का विकास हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है और उसकी तिथियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्षर ये जो हैं ये अक्षर अपने साथ साथ पूरे प्रदेश के इतिहास को लेके चलते हैं और पूरे प्रदेश के इतिहास के साथ साथ ये राष्ट्रीय इतिहास के निर्माण में भी अपनी आमद दर्ज कराते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्राचीन अभिलेख और सबसे पहला अभिलेख है वो प्राचीनता की दृष्टि से सरगुजा जिले में जो आपका कहें कि सीता बेंगरा जोगी मारा रामगढ़ की पहाड़ियों में है, सुतनगा देवदासी का जो अभिलेख है वो अभिलेख है जो मौर्यकालीन ब्राह्मी में है। मौर्यकालीन ब्राह्मी मतलब 200-300 साल का एक ऐसा पीरियड है जिसके अंतर्गत वो प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि का लेखन कला की दृष्टि से विकास हुआ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक लेखन कला के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध है जो आपके सरगुजा में स्थित है। उसके बाद अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास और कौन सी चीजें हैं जो कि कालक्रम और ऐतिहासिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पे रखने का काम करती हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि किरारी का काष्ठ स्तंभ है। ये बिलासपुर जिले के गांव से मिला था, वहां पे हीराबंद नाम का एक तालाब था, उस तालाब में मिला और बाद में इसे संरक्षण की प्रक्रिया के बाद इसको रखा गया। ये अभिलेख इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मेरी उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में काष्ठ स्तंभ नाम का कोई दूसरा अभिलेख पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं है। रामगढ़ की शिलालेख हो या फिर किरारी की वुडन पोस्ट, छत्तीसगढ़ धरोहर से भरा है। और आज हम बात कर रहे हैं लिपि की, शिलालेख की और उसी में जुड़ा हुआ हमारी समृद्धशाली इतिहास की। भाषा की लिपि की अगर बात करें उसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारे पास छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन राजनीतिक इतिहास है उसकी दृष्टि से दो राजवंश बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश हुए हैं। पहला जो राजवंश हुआ है वो राजवंश है सरभ राजवंश, जिसने सबसे पहले सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। और सरभ राजवंश ने जो अपने ताम्रपत्र जारी किए उसमें सुदेव राज हैं, प्रवर राज हैं। उसमें मैं आपको सुदेव राज का जो ताम्रपत्र है जो 5वीं सदी ईस्वी 6ठी सदी ईस्वी का ताम्रपत्र है, इसमें जो कहें कि विकास की अलग अलग अवस्थाएं लिपि के, इसमें ये बॉक्सेटेड ब्राह्मी में उनके जो कॉपर प्लेट हैं, उनकी जो ताम्रपत्र हैं, उनकी जो राजाज्ञाएं हैं, जो राज्य आदेश हैं, वो बॉक्सेटेड ब्राह्मी में जारी किए गए। बॉक्सेटेड ब्राह्मी मतलब अलग विधा नहीं, ब्राह्मी लिपि है लेकिन एक अलग वेराइटी है। अक्षरों के उत्कीर्णन की दृष्टि से सुंदरता है उसमें, वो दिखाई देते हैं, डिजाइनदार दिखाई देते हैं, अलंकृत दिखाई देते हैं। तो ये जो है इसको सुदेवराज ने जारी किया था
जी। और उस वक्त की ये अगर देखा जाए तो ये क्या इतनी सुंदर हिसाब से किया गया, तो ये उस वक्त ये एक चीज ये भी सूचित कर रहा है कि लोगों के तकनीकी भी कितनी विकसित होगी। तकनीकी विकास, और तकनीकी विकास के साथ साथ देखिए लोगों का जो सौंदर्य बोध था, हम लोग एस्थेटिक सेंस की बात नहीं करते हैं कि नहीं हमको लिखना सिर्फ लिख के चल दिया, ऐसा नहीं। उस समय जो लोग उत्कीर्णन करते थे ना, उनके जो आप कल्पना करिए कि जो उत्कीर्णक था, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इसकी ड्राफ्टिंग किसी और ने की थी। उत्कीर्णक करने वाले का जो काम था, उसने अपने उस मानसिक सौंदर्य बोध के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इसको उत्कीर्ण किया। यही कुरूद का वो ताम्रपत्र भी है जिसमें राजकीय अभिलेखागार के अस्तित्व और ताम्रपत्रों के चलन में आने की पृष्ठभूमि पता लगती है। महाभारत में उल्लिखित छत्तीसगढ़ के ऋषभ तीर्थ गुंजी में 1,000 गौदान का हवाला है। वहीं छत्तीसगढ़ी का सबसे पुराना नमूना दंतेवाड़ा के दुभाषिया शिलालेख में पढ़ने को मिलता है। सरपुरी राजवंश के अभिलेखों का ताम्रपत्र का ये सील है। ये ताम्रपत्रों को अटैच किया जाता था। अच्छा। कि इधर उधर ना हो जाए, कि इससे पहले सबके कंटेंट अलग अलग होता था। इसमें किस शासक ने दिया, किस संबंध में इसका उल्लेख होता था, जिसको दिया गया उसका उल्लेख होता था। मुद्राओं से अटैच कर देते थे ताकि पता चला ये उसका राजकीय वो सिंबल था, जिसको हमें राजमुद्राएं कहते हैं। तो ये अर्लियर सरपुरियों का बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाक्सेट में आता है। उसके बाद ताम्रपत्र छोटे आकार में, उससे विषय वस्तु कम होते थे। फिर वो जब ताम्रपत्र का विकास होता चला गया, ये पांडवंशियों बहुत बारीक से इसमें जी हाँ, ये हाँ बारीक से लिखा है, मगर बहुत ही क्लियर है ये। तो ये सरपुरी शासकों का है, ये सारे पांडवंशी शासकों का है। खरियार का मतलब उड़ीसा के, उड़ीसा से मगर लगा हुआ है, सीमाएं साम्राज्य वहाँ तक थी। कौशल था, कौशल का विस्तार जब हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर पे, हाँ। तो वो आगे तक पूरा बोलंगीर तक आता है, जब तक सोनपुर मिल रहा है। सोनपुर लास्ट कौशल के अंतर्गत आता था। हाँ हाँ हाँ, ये सिरपुर के बाद सोनपुर ही राजधानी हुआ था, उसके बाद बिनका हुआ, फिर उधर चला गया। अच्छा। ये इसके बाद में पांडवंशियों का आता है, फिर डेवलपमेंट कल्चुरल पीरियड में आता है, और विषय वस्तु ताम्रपत्रों में बढ़ता जाता है। ये कल्चुरल पीरियड का है। तो ताम्रपत्रों का शुरुआत यहाँ से होता है, यहाँ तक आते भी इतने विकसित हो जाते हैं, इससे बहुत सारे मुकाबले हो जाते हैं। किसी घटना के 6 माह बीत जाने पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ब्रह्मा ने अक्षरों को बनाकर पत्रों में निबद्ध कर दिया है। किंतु भ्रम से बचने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाई गई अक्षरों की लिपि ब्राह्मी पढ़ना ही भुला दी गई, और जब 1837-38 में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी की पूरी वर्णमाला उद्घाटित की, तब देवताओं का लेखा, बीजक या गुप्त खजाने का भेद समझे जाने वाले लेख इतिहास की रोमांचक जानकारियों का भंडार बन गए और भारतीय संस्कृति की समृद्ध सूचनाओं का खजाना साबित हुए। पत्थरों पर खुदी इबारत में तनुभावों की कविता पढ़ ली गई और तांबे पर उकेरे गए अक्षर सुनहरे रुपहले इतिहास के पन्ने बने। तब अक्षरों में हमारा गौरवशाली अतीत उजागर हुआ। छत्तीसगढ़ के लिपि के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास हुआ। जो धरोहर है बहुत ही समृद्धशाली है, ये और बात है। आज हम अपने आप को पिछड़ा ही मानते हैं। अगले अंक में नए धरोहर के साथ हमर धरोहर में फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए विदाई।